पोएम का टाइटल है ऑल दी वर्ल्ड या ऑल दी वर्ल्ड अ स्टेज। ये पूरी दुनिया जो है एक स्टेज के मानिंद है, बातें न करें। या इस तरह भी कह सकते हैं ऑल दी वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। पूरी दुनिया जो है एक ड्रामे के स्टेज जिस पे परफॉर्मेंस की जाती है उसके मानिंद है। ठीक है जी। ये कौन कह रहा है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कौन था? ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहलाता है। यानी दो तवरूज़ होते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी उसे कहते हैं। ये क्यों इस तरह कहता है कि पूरी दुनिया जो है किसी भी सैनुमा घर का वो स्टेज है जिस पे हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस करके गुजर जाता है, क्योंकि ये बंदा ख़ुद भी ड्रामाटिस्ट था। ठीक है जी, ड्रामा निगार था, ड्रामा लिखने वाला था। ये बंदा ख़ुद भी पोएट भी था, शायर भी था, और ये ख़ुद भी एक्टर रह चुका है थिएटर के अंदर। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसी अपने फील्ड से मुताल्लिक़ है। यानी वो कहता है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं ये इस दुनिया में आते ही अपनी परफॉर्मेंस, जिस तरह कोई एक्टर अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पे करके गुज़र जाता है, इसी तरह पूरी इंसानियत जो है इस दुनिया में आ भी जाती है, एक्टिंग करके चली भी जाती है। ठीक है जी। ये कब पैदा हुआ था? हाँ, 1564 में, और 1616 में उसकी डेथ भी हुई थी। ये जिस स्ट्रेटफोर्ड एवन के विलेज में पैदा हुआ था, बेसिकली इसको का जो निक नेम है या लक़ब दिया गया है, या ज़्यादा जो है यानी ताल्लुक़दारी की बिना पे जो लक़ब दिया जाता है या कुर्बत की बिना पे जो लक़ब दिया जाता है उसे निक नेम कहा जाता है, हरफी नेम। ठीक है जी, या लक़बी नेम। ठीक है। उसका निक नेम जो था बर्ड ऑफ एवन था। एवन जो है उसके विलेज का नाम है, और बर्ड कहते हैं परिंदे को। ठीक है जी। यानी बर्ड आर्केक इंग्लिश है कि जिसके अंदर BARD लिखा हुआ है, यानी बर्ड ऑफ एवन। एवन का वो परिंदा है जो हर जगह चहचहाने की सूरत में अशआर गाता है, या जो है प्ले लिखता है, या दूसरे वर्क्स लिखता है। तो इसी वजह से उसको अपने इलाके या अपने लोगों की वजह से उसे निक नेम से नवाजा किया था, और दैट निक नेम वाज बर्ड ऑफ एवन। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो शख्स था ये किस किस्म का शख्स था? हाँ, यानी उसके वर्क्स में आप लोग देख रहे हैं, ये तो बहुत कम वर्क्स मैंने लिखा है, यानी वो काफ़ी सारे वर्क्स है, यानी 38 प्लेज उसने लिखे हैं। अगर कोई नोट करना चाहता है तो मैं उसे बता भी सकता हूँ। मैकबथ भी उसने लिखा है, बहुत ही मशहूर प्ले है। हाँ, दी टेम्पेस्ट भी उसने लिखा है, हैमलेट भी उसने लिखा है। ये आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा यानी उसने सोनेट्स, पोम्स भी लिखे हैं। पोम्स किस चीज़ को कहते हैं? नज़मों को। ठीक है जी। तो उसने 154 सिर्फ सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है जी। सोनेट्स उस पोएम को कहा जाता है जिसके अंदर 14 लाइंस हो। 14 लाइंस पे मुश्तमिल जो पोएम होता है उसको यानी सोनेट्स कहा जाता है इंग्लिश की रूह से। इसके बाद उसने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी लिखे थे जिसको एपिक कहते हैं। एपिक, EPIC, एपिक, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। इसके अलावा इसका बहुत सारा यानी मैनी मोर वर्क्स भी पाया जाता है। क्लियर? ये तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बायोग्राफी और वर्क्स था जो इसी विलियम शेक्सपियर को हमने नोट किया है, जो ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज
जो एक पोम उसने लिखा है उसके बारे में, उसकी बायोग्राफी और उसके वर्क्स के बारे में थोड़ी बहुत जो है इंट्रोडक्शन या चीज़ हमने पेश की। अब इसी जो उसने टाइटल दिया है ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये टाइटल इसी बिना पे दिया गया है कि उसकी बैकग्राउंड जो है ड्रामे से मिलती है, वो खुद भी एक्टर है, उसका ताल्लुक भी सहनुमा से है और ये पूरी दुनिया को इसी तरह यानी इसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेता है कि किस तरह बच्चा होके पैदा हो जाता है, फर्स्ट एंट्री मार लेता है, फिर सेकंड एंट्री उसकी क्या होती है, थर्ड एंट्री क्या होती है, ये सारे 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ वो बताता है। ठीक है जी, और 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ से होके इंसान जो है फिर आखिरत में चला जाता है। ठीक है जी, तो इसके बाद जो है उसका थीम अगर हम निकालें इस पोम का, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटरी साइक्लिकल एग्जिस्टेंस इन लाइफ है। यानी इस पोम का लफ्जी जो या एक ही लफ्ज़ के अंदर आप थीम निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटरी या टेम्पररी या जो है यानी नॉन परमानेंट थिंग जो है इसी ज़िंदगी में वकू पजीर है। लेकिन उसकी किताब की रूह से अगर हम थीम देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि ट्रांजिटरी यानी साइक्लिकल एग्जिस्टेंस है। ट्रांजिटरी किस चीज़ को कहते हैं? ट्रांजिटरी आरजी को कहा जाता है। आरजी 2 दिन की, यानी चंद दिन की ज़िंदगी है, ट्रांजिटरी है, टेम्पररी है, मुस्तकिल नहीं है। ठीक है जी। साइक्लिकल साइकिल से निकला है, यानी ये स्टेजेस वाइज लाइफ है। पहले जब बच्चा होके इंसान आ जाता है इस दुनिया में, फिर जो है उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर जो है बॉयहुड शुरू हो जाता है, इसी तरह उसका फिर यानी यंग एज शुरू हो जाता है, इसके बाद फिर एडल्टहुड शुरू हो जाता है, इसी तरह एट द एंड जो है दोबारा उसकी चाइल्डनेस शुरू हो जाती है या ओल्ड एज में, और वो 7 स्टेज कहलाता है। तो ये इसी वजह से वो कहते हैं कि ये स्टेजेस जो होते हैं, ये फेजेस जो होते हैं लाइफ के, ये ट्रांजिटरी है, कोई भी स्टेज मुस्तकिल नहीं है। जिस तरह ड्रामे के अंदर एक एक्टिंग आप कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको दूसरा नंबर दिया जाता है, दूसरी एक्टिंग कर लेते हैं, फिर तीसरा नंबर दिया जाता है, इसी तरह ये लाइफ भी इस एक्टिंग के मानिंद है। ठीक है जी। और एग्जिस्टेंस कहते हैं मौजूदगी को, लाइफ को। तो ये स्टेजेस वाइज जिंदगी की जो मौजूदगी है, ये भी आर्जी बुनियादों पे है, ये क्या। ठीक है जी। इसके बाद अगर पोम को हम स्टडी कर ले तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर उसने 7 स्टेजेस बताए हैं, और उन 7 स्टेजेस में यानी अगर हम उसकी मेन चीज़ें निकालें तो आप लोग पोम ओपन करें, उसके अंदर देखें कहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है या नहीं। पोएम को देख लें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है या नहीं। कहीं पे भी इस्तेमाल हो चुका है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई, माई, मी, वी और अस। इस्तेमाल हुआ है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही। अब देखें आप लोगों ने खुद देख लिया कि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो चुका। तो इस मुसन्निफ ने क्या किया, इस शायर ने क्या किया, इस पोएम से अपने आप को निकाल कर यानी सारी लोगों की बात की है, इसी वजह से सब लोगों पे ये अप्लाई हो सकता है। यानी ये इसका मतलब ये है कि इस पोम के अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिविटी है, और इसी वजह से ऑब्जेक्टिव अप्रोच जहाँ पे भी होता है उसके अंदर यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन या ही, शी, इट का इस्तेमाल किया जाता है, और वो पूरी दुनिया पे जो है फिर एप्लीकेबल होता है। सब्जेक्टिव अप्रोच जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सब्जेक्टिविटी होती है, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी इसी बिना पे है कि इसके अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है।
हाँ, ये उसकी टाइप नहीं दी गई, इसके जो है इर्रेगुलर में आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को आप लोग देखें। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को, फिगर्स कहते हैं अजसाम को, यानी गुफ्तगू के अज्जा। जिस तरह ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है यानी अज्जाए कलाम, बातचीत करने के अज्जा, इसी तरह गुफ्तगू के भी अज्जा होते हैं लिटरेचर में, अदब के अंदर। नंबर 1 यहाँ पे सिमिली इस्तेमाल होता है, नंबर 2 मेटाफर भी इस्तेमाल होता है, और नंबर 3 यानी पर्सोनिफिकेशन भी इस्तेमाल होता है। अब सिमिली क्या चीज़ होती है? दो चीज़ों के दरमियान इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और वो दो चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है जी, दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान जब मुआजना किया जाता है और वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हो, यानी गैर बराह रास्त मुआजना उसके अंदर किया जाता है, और वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हो, तो उसको हम इंग्लिश में सिमिली कहते हैं या लिटरेचर में सिमिली कहते हैं। यानी उसके अंदर या लाइक इस्तेमाल हो चुका होगा या उसके अंदर जो है एज इस्तेमाल हो चुका हो। समझ आ रही? फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, यानी माई सन इज़, मेरी तरफ तवज्जो करें, माई सन इज़ एज ब्रेव एज लाइन। ठीक है जी, मेरा बेटा ऐसा बहादुर है जिस तरह शेर बहादुर है। एज मैंने इस्तेमाल किया। या यूर सन इज़ लाइक अ लाइन, ये लाइक मैंने यहाँ पे इस्तेमाल, आपका बेटा जो है लाइन के मानिंद है। ठीक है जी, लाइक की यानी लाइन की तरह है। तो ये जो लाइन की तरह लाइक मैंने इस्तेमाल किया, या एज जिस फिक्रे के अंदर आ जाएं, तो वहाँ पे लाइन को आप लोग देखें और बच्चे को देखें, दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के साथ उसका ताल्लुक़ है, यानी दो डिफरेंट थिंग है और उनके दरमियान एक मुआजना है। और मुआजने के अंदर भी या लाइक इस्तेमाल हो चुका है या एज इस्तेमाल हो चुका है, यानी इसको इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं, इनडायरेक्ट मुआजना कहते हैं, और इस चीज़ को लिटरेचर में हम सिमिली कहते हैं। और ये इन द ब्रॉड सेंस ये फिगर ऑफ स्पीच के अंदर रहता है, यानी गुफ्तगू को डेकोरेट बनाने के लिए मुसन्निफ जो है सिमिली का सहारा लेता है ताकि अपने पोम को जो है खूबसूरत बना सके। इसी तरह मेटाफर या सिमिली को आप लोग उर्दू में इस्तिआरा भी कहते हैं। क्लियर? मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जब दो उसी तरह सिमिली की बैन बाई है एक दूसरे के साथ, लेकिन सिमिली के अंदर यानी एज और लाइक इस्तेमाल होता है और मेटाफर के अंदर एज और लाइक इस्तेमाल नहीं होता। सिमिली के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मेटाफर के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यानी माई सन इज लाइक। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि एज है या लाइक है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान। यानी कैसे? मेरा बेटा शेर है, शेर की तरह नहीं है, शेर है। ठीक है जी, अब सबको मालूम है कि शेर बहादुर होता है, तो अगर शेर बहादुर है तो उसका बेटा भी बहादुर हो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज या मेटाफर कहा जाता है। पर्सनिफिकेशन ये वो अदबी इस्तिलाह है या अदबी फार्मूला है जिसके अंदर किसी बेजान चीज़ को ऐसा ट्रीट किया जाए कि वो आपको जानदार लगे, तो इस चीज़ को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है जी, हाँ, फॉर एग्जाम्पल द रिवर हैज़ 2 legs टू स्टैंड अपॉन। ठीक है जी, अब रिवर के कौन से पाँव होते हैं? हाँ, रिवर के 2 पाँव है जिसकी बिना पे वो रिवर खड़ा है। रिवर के पाँव होते हैं। ये मुसन्निफ का कमाल होता है कि किस तरह वो अपने लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं। समझ आ रही कि नहीं? तो इसी वजह से इस चीज़ को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जब किसी बेजान चीज़ को ऐसा दिखाया जाए जैसा कि वो जानदार है, तो ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में इस्तिलाहात में हम उसको क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन। अब ऑब्जेक्टिविटी भी हो गई, इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच भी हो गया, हाँ, और इसके बाद जो है डाइडेक्टिसिज्म, जिस पोम के अंदर यानी क्या होती है, कोई मॉरल लेसन होता है, अखलाकी लेसन होता है, दुनियावी लेसन होता है, वो फुल ऑफ डाइडेक्टिसिज्म होता है। यूनिवर्सलिटी, अलामगीर सदाकत, या जिसके अंदर अलामगीरियत की रूह होती है, अलामगीर सदाकत उस पोम को कहा जाता है जो किसी भी कौम,
किसी भी दौर के लिए नहीं लिखा जाता, पूरे आलमी इस्लाम के लिए लिखा जाता है। तमाम लोगों के लिए यूनिवर्सल अपील उसके अंदर होती है, आलमगीर रजू होती है, यानी हर बंदे पे ये इक्वली एप्लीकेबल होता है। इसको यूनिवर्सलिटी कहते हैं, या इस पोम के अंदर यूनिवर्सलिटी है। इसके अलावा इसके अंदर रियलिज़म भी है। रियलिज़म हकीकत निगारी को कहा जाता है। ये दूसरा लिटरेरी टर्म है कि इस पोम के अंदर चीज़ों को उसी तरह बयान किया है जिस तरह की ये चीज़ें हैं। यानी टू डिस्क्राइब वन थिंग एज इट इज़, किसी चीज़ को उसी तरह बयान करो जिस तरह वो चीज़ है। क्लासिकल पोइट क्या होती है? यानी क्लासिकल पोइट यानी दो किस्म के बहुत यानी एजेस लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन दो बहुत मेन मेजर पीरियड्स है, एक रोमांटिक पीरियड है और एक क्लासिकल पीरियड है। तो ये बंदा क्लासिकल पीरियड से उसका ताल्लुक़ था, इसी वजह से इसको क्लासिकल पोइट कहते हैं। इसी पोम के अंदर 7 एजेस 7 एक्ट्स को बयान किया गया कि ज़िंदगी में जिस तरह कोई प्लेयर जो है अपनी एक्टिंग के ज़रिए एक्शन करता है, इसी तरह हर इंसान जो है यानी ज़िंदगी में 7 एक्शन करके वो ज़िंदगी से चला जाता है। ठीक है जी। और लॉस की बात करते हैं। लॉस ये है कि हम इस दुनिया को उसी तरह परमानेंट समझते हैं, अगरचे ये हमारी परमानेंट नहीं होती, यानी इमेच्योर होती है, नॉन परमानेंट होती है, ट्रांजिटरी होती है, लेकिन फिर भी जो है हम उसको क्या कर लेते हैं, परमानेंट समझते हैं। और ये नुकसान हमारा हो जाता है कि आखिर दम तक जो है हम उसके यानी गलत परसेप्शन लेके हमें इसका पता नहीं होता कि 2 दिन की ज़िंदगी है, अच्छी से अच्छी होके गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर? तो ये लॉस का सिंबल देता है कि असल में हमें नुकसान हो रहा होता है, लेकिन हमें अपने नुकसान का पता नहीं होता। काफ़ी है, ये अटेंडेंस लिख ले, फिर मुझे दे दें। Page 111. All the Words a Stage by William Shakespeare. All the Words a Stage, यानी पूरी दुनिया जो है एक स्टेज के मानिंद है या स्टेज है। स्टेज क्या होता है? ऐसी ऊंची जगह जो सामीन के सामने परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है, ताकि उसके सामने बैठे हुए ऑडियंस वो नीचे बैठे हो और स्टेज ऊंची जगह पे हो, ताकि सबको जो है वो यानी सही तौर पे नज़र आ सके। हाँ, अ प्लेस वेयर action of drama oblique play is going to be performed is called a stage. अब देखें all the world a stage। अब वर्ल्ड के पीछे जो एस और कॉमा लिखा हुआ है ये एपोस्ट्रॉफी है। किताब को देखा करें पीछे वाले। all the words a stage, इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का के की। यहाँ पे एक मिसिंग लेटर भी है आई, यानी ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यानी पूरी दुनिया जो है एक स्टेज के मानिंद है। आगे देखें फर्स्ट स्टेंजा को, मानिंद थोड़ा बामोहरा बन जाता है डायरेक्ट वर्बली बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ऑल दी वर्ड्स अ स्टेज, यानी पूरी दुनिया जो है एक स्टेज है। लफ्ज़ी मतलब तो उसका ये बन जाता है, अगरचे है तो नहीं, लेकिन उसके मानिंद इसी वजह से कर लेते हैं कि यहाँ सबक के थ्रू हम कह रहे हैं। ऑल दी वर्ड्स अ स्टेज, पूरी दुनिया जो है एक स्टेज या ऊंची जगह जहाँ पे कोई ड्रामा या फिल्म परफॉर्म होता रहा हो। एंड ऑल दी मैन एंड वेमेन, और तमाम मर्द और औरतें, मेयरली प्लेयर्स, वो सिर्फ क्या है, खिलाड़ी है,
चाहे औरतें हो या मर्द हो, मेयरली, महज, ओनली, सिर्फ, यानी पूरी दुनिया जो है एक स्टेज के मानिंद है, स्टेज ही है, और उसमें तमाम बनी नौ इंसान यानी मेल फीमेल यानी महज क्या है, उसके खिलाड़ी हैं, अपना अपना रोल अदा करके यहाँ से जाएंगे। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, यानी इनके दाखिल होने के रास्ते या दुनिया में आने का दिन और वापस जाने का दिन या बाहर जाने का रास्ता जो है, दे हैव देयर एग्जिट्स, उनके जो है बाहर जाने का तरीका, एंड देयर एंट्रेंसेस, और दाखिल होने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी स्टेज के ऊपर एक कैरेक्टर एक पर्दे से नमूदार हो जाता है, जहाँ पे स्टेज के ऊपर लोग परफॉर्मेंस के लिए आते हैं, और दूसरी साइड से वो निकल जाता है जहाँ पे वो निकलने का रास्ता होता है एग्ज़िट, एग्ज़िट निकलने का रास्ता और एंट्रेंस दाखिल होने का रास्ता। समझ आ गई? हाँ। अब यहाँ पे किस लिए ये लोग आते हैं? एंड वन मैन, और एक आदमी कभी एक किस्म का रोल निभाने के लिए अलहदा किस्म के कपड़े पहन के आ जाता है। एंड वन मैन, और एक आदमी इन इस टाइम अपने ही वक्त में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारे एक्ट सर अंजाम लेते हैं, बहुत सारे हिस्सों में काम करते हैं। और खलास। एंड वन मैन, और एक आदमी इन इस टाइम अपने ही वक्त में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारे हिस्सों में जो है काम करता है। इज एक्ट्स, उसके एक्शन या अमल जो है, बीइंग 7 एजेस, जिस तरह उसकी ज़िंदगी में उसके जो एक्ट्स होते हैं, अमल होते हैं, ये ज़िंदगी के उस 7 अदवार के मानिंद होते हैं। 7 अदवार से कौन से अदवार मुराद है? यानी वो अदवार जो पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान इन 7 मराहिल से होके गुज़रता है। इन 7 मराहिल को यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है जिस तरह के कोई ड्रामाटिस्ट या एक्टर जो है 7 किरदार निभा रहा हो। ठीक है जी। यानी ये इसी वजह से ये कह रहा है कि ये ख़ुद शायर भी था, ड्रामा निगार भी था, ड्रामे लिखने वाला भी था और एक्टर भी था। इसी पूरी दुनिया को भी इसी तरह यानी इन्हीं अल्फाज में उसी अपने नुक्ते नज़र जिस तरह उसका तजर्बा था, उसी तजर्बे की बुनियाद पे दुनिया को भी देख रहा है। तो वो 7 एजेस क्या है, 7 अदवार क्या है? एट फर्स्ट, पहले द इन्फेंट, छोटा बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, इन्फेंट जो होता है, ये पहला स्टेज। क्या करते हैं? म्यूलिंग, बिल्ली के उस छोटे बच्चे के मानिंद म्यूलिंग करता है, रोता है। म्यूलिंग, रोता है सख्ती के साथ। एंड पोकिंग, और उल्टियाँ भी करता है। इन द नर्स आर्म्स, उस दही के हाथों में, या इब्तिदाई अदवार में जिस दिन वो पैदा होता है तो वो उसी दही या मिस या यानी लेडी डॉक्टर के हाथों वो उल्टियाँ पोकिंग भी करता है और साथ साथ रोता भी है। ये पहला स्टेज। देन द विनिंग स्कूल बॉय, इसके बाद वो जीती जागता हुआ स्कूल का बच्चा बन जाता है, स्कूल गोइंग हो जाता है, स्कूल को स्टार्ट हो जाता है। विद सेटचल, अपने ही बैग या बस्ते के साथ। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेज हो गया। इस दौरान इसका चेहरा किस तरह नज़र आता है? एंड शाइनिंग, और चमक रहा होता है
मॉर्निंग फेस यानी उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई आयाम की सुबह या तुलुए आफ्ताब के मानिंद चमकता दमकता चेहरा उसका होता है। और यही बच्चा स्कूल की तरफ जब जाता है तो तेज़ी तेज़ी के साथ नहीं जाता, क्रीपिंग लाइक स्नेल, ठीक है जी। तो ये उस सांप के मानिंद रेंगता हुआ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है, ठीक है जी। इन स्कूल की जाने भी ये बच्चा जो है इन स्नेल के मानिंद रेंगता हुआ या आहिस्तगी के साथ जाता है। तो पढ़िए रो, हाँ, यानी क्रीपिंग रेंगना, लाइक की तरह या के मानिंद, स्नेल यानी स्नेक, हाँ, कीड़े से मुराद स्नेक ही अच्छा है, यानी सांप के मानिंद, जिस तरह वो रेंगने की कंडीशन में नहीं जाता, जिग जैक मोशन। यानी ये असल में ये शायर ये दिखाना चाह रहा है कि वो जो है आहिस्तगी के साथ जाता है। बच्चा जो है उसे कभी भी देर का पता नहीं चलता, वो अपनी ही मोशन और अपनी ही तरीके के मुताबिक चल रहा हो, ठीक है जी, बिल्कुल आहिस्तगी के साथ ऐसे रेंगता हुआ जैसा कि शाम को उसकी स्कूल लगेगी और वो आहिस्तगी से उसको पहुंचने वाला है। दावर और खलास का होते हैं ज़र्र सा फिक्र, क्रीपिंग लाइक स्नेल, आ जाए। अब कल मैंने बताया था कि लाइक या हैज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल में आ जाए ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, गुफ्तगू के अज्जा होते हैं, और इसको इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं, सिमिली कहा जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यानी बच्चा और स्नेल दोनों के दरमियान कंपैरिजन है, दोनों के दरमियान मुआजना है, यानी बच्चा चाइल्ड वर्सेस स्नेल, दोनों के दरमियान कंपैरिजन है, मुआजना है, मुकाबला है, और किसी तरह शो किया गया है उनके दरमियान लाइक की तरह। लाइक की बिना पे हमें पता चलता है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच में फिर ये सिमिली है जो कल मैंने बताया, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मुआजना है, और उसका मुआजना किसी लफ्ज़ से शो हो रहा है, लाइक की वजह से या एस की वजह से अगर शो हो जाए तो वो सिमिली कहलाता है। पोपोइस लो, हाँ, ये आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में इसी तरह ही लिखना है। अनविलिंगली टू स्कूल, हाँ, दुनिया में अगर कोई बंदा खासकर इंसान किसी चीज़ पे खुश होता है तो बच्चा भी उन खुशियों में से उन चीज़ों पे खुश होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल की छुट्टियां उसे बेहद पसंद होती, ठीक है जी। अब देखें, अनविलिंगली टू स्कूल, न चाहते हुए वो स्कूल जाता है, मर्जी से वो स्कूल की तरफ नहीं जाता, न चाहते हुए, अनविलिंगली, उसकी मर्जी नहीं होती, ज़बरदस्ती उसे भिजवाया जाता, हाँ, न चाहते हुए भी उसे भेजा जाता है। कहाँ पे? स्कूल की जाती, ठीक है जी। ये कौन सा स्टेज की हम बात कर रहे हैं? हाँ, कौन सा स्टेज है? सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट था, सेकेंड स्टेज चाइल्डहुड है, ठीक है जी। आगे, एंड देन द लवर, फिर यही बच्चा यंग एज में पहुंच के यानी मोहब्बत का शिकार हो जाता है। सेइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस कहते हैं अंगीठी को या बट्टी को, सीइंग कहते हैं सिसकिया लेता है, लाइक फर्नेस उस अंगीठी या उस बट्टे के मानिंद गरम गरम सिसकिया लेता है।
ये अगेन फिगर ऑफ स्पीच या सिमिली है, ठीक है जी। बट्टा या अंगीठी और यंग लड़के के दरमियान, यंग बॉय के दरमियान। अच्छा, इसी एज में फिर वो क्या करता है, विद ओ फुल बैलेड। बैलेड अ टाइप ऑफ पोएम को कहते हैं विच इज फुल ऑफ पैशंस। ऐसा पोएम जो जज्बात से भरपूर हो, ऐसा पोएम जो जज्बात की जो है के अलावा उसके अंदर कुछ ना हो। और यंग एज में होते जज्बात है, तो यही लवर जो होता है, यंग एज का जो लड़का होता है, वो क्या करता है, हर वक्त अपने इन्हीं जज्बात से भरपूर इन्हीं ओ फुल बैलेड गाता है, अजीब व गरीब जज्बात से भरपूर, यानी हर वक्त इस गुनगुनाने की कंडीशन में आपको दिखाई देता है। और यही स्टेज थर्ड स्टेज ऑफ यंग एज कहलाता है, ठीक है जी। मेक टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। इसी ही स्टेज में मेड बनाता ही है अपने मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी उसकी आईब्रो को, यानी इसी ही स्टेज में यंग एज में, हाँ, वो अपने उस महबूबा का आंखों का तारा होता है, ठीक है जी। आईब्रो, ठीक है जी, मिस्ट्रेस आईब्रो। और फिर इसके बाद जब इसी हालत में लवर की कंडीशन में कुछ न करते हुए, न कॉलेज न स्कूल न कोई चीज़ पढ़ लेता है, तो उसका अंजाम क्या हो जाता है, देन अ सोल्जर। फिर उसका अंजाम क्या हो जाता है, वो किसी न किसी फोर्स में भर्ती हो जाता है, सिपाही की जगह। और यहाँ पे क्या होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यहाँ पे भरपूर होता है अजीब व गरीब किस्म की कसमें खाता है कि मैं ये वादा करता हूँ, ये वादा करता हूँ, मुल्क का पाबंद रहूँगा, मुल्क का जो है हामी व नासिर रहूँगा, मुल्क का जो है वफादार रहूँगा। इस किस्म की ओथ्स उठा लेता है फौज के अंदर। एंड बेर्डेड लाइक द फोर्ड, और फिर उसके ऊपर दाढ़ी भी आ जाती है मामूली सी, किसी तरह पॉट के मानिंद। पॉट किस चीज़ को कहते हैं, आर्केक इंग्लिश में या ओल्ड इंग्लिश में अ लार्ज कैट इज कॉल्ड पॉट। बड़ी बिल्ली जो होती है वो पॉट कहलाती है। यानी यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हैं, लीपर्ड को कहा जाता है दरअसल, ठीक है जी, लीपर्ड यानी चीते को कहा जाता है। यानी इस यहाँ पे जिस तरह चीते के गले पे यानी इधर उधर से बाल निकले गए होते हैं, इसी तरह इस नौजवान के भी इधर उधर से दाढ़ी की जगह पे या फेस पे क्या इन्हीं बाल रहनुमा हो जाते हैं। और ये भी अगेन फिगर ऑफ स्पीच या सिमिली है, लाइक की वजह से। आज इस दौरान क्या होता है, जेलियस इन हॉनर, अल्फाज को देखे जिस तरह इस बंदे पे जो कुछ खुद गुजर चुका है वही कुछ वो बयान कर रहे हैं। यहाँ पे जेलियस इन हॉनर, इसी नौजवानी में जब वो पहुंच जाता है तो किसी भी इज्जतदार शख्स को देखकर वो उससे हसद करने लगता है कि उसको इतनी इज्जत मिल चुकी है और मुझे इतनी इज्जत क्यों नहीं मिली। जेलियस हो जाता है, हासिद बन जाता है। सडन, अचानक, एंड क्विक, और जल्दबाज होता है इन द क्वारल, लड़ाई झगड़े में बहुत जल्दी करता है जज्बात की वजह से। मामूली बात पे चिड़चिड़ापन, मामूली बात पे लड़ता झगड़ता रहता। और क्या करता है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और तलाश करता है उस गुब्बारे के मानिन शोहरत को। रेपुटेशन, शोहरत,
गुब्बारा, बबल। यहाँ पे गुब्बारे के मानिंद शोहरत क्या चीज़ होती है? वेरी ऐसी शोहरत, हाँ, जो सिर्फ अपीयरेंसेस से तो अच्छी लगती हो, अंदर से कुछ ना हो। ठीक है, यानी जिसकी आउटफेयर बहुत ही अच्छी लुक पेश कर सके, अंदर से वो कोकली हो, नथिंग हो। ये क्या कहलाती है? हानर लाइक बबल कहलाती है, या रेपुटेशन लाइक बबल कहलाती है। ठीक है जी, यानी बबल आर्जी तौर पे फूल तो जाती है, सबको जो है खुश तो कर जाती है, जिस तरह बच्चे यानी बबल से यानी बैलून की टाइप के मुंह से एक गोले बनाते हैं, खुश तो हो जाते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है जी, फॉर शॉर्ट इंटरवल, मुख्तसर से वक्फे के लिए ये दौरानिया होता है। और यही नौजवान भी चाहता है, पहले तो हर इज़्ज़तदार शख्स से ये जेलसी इख्तियार कर लेता है, बाद में बात ही बात पे जो है लड़ाई झगड़ा करता है, और इसके बाद जो है वो भी दिन दुगनी रात चुगनी यानी इज्जत और तरक्की के ख्वाब देखता रहता है। ठीक है जी, मेहनत कुछ भी नहीं किया, और मकाम सबसे आला व मर्तबा चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो यानी चोर दरवाजे से या शॉर्टकट से बहुत बुलंदियों को छूना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई कैलिबर या एबिलिटी नहीं है कि वो ऐसा कर ही ले। तो इसी वजह से वो इस किस्म के यानी शॉर्ट रेपुटेशन के लिए दिन रात लगा रहता है। समझ आ रही कि नहीं? और इसके लिए, इसी शोहरत को पाने के लिए वो क्या करता है? इवन इन द कैनन्स माउथ, क्योंकि वो फौज में है, आर्मी में है, फोर्स में है। हाँ, माउथ कहते हैं लुकमे को, माउथ कहते हैं ओरल कैविटी को। ठीक है जी, आपका जो मुंह होता है, यहाँ पर कैनन से मुराद तोपखाने का जो मुंह होता है, यानी ये सब कुछ करने के लिए तैयार होता है कि उसे इज्जत मिल जाए। ठीक है जी, इवन इन द कैनन माउथ, यहां तक कि तोप के मुंह में भी अगर उसे खड़ा करे, ये उस जगह से भी नहीं पीछे हटता, लेकिन वो हर सूरत में हानर ही हानर चाहता है। पपाये रोकन, हाँ, यानी ये हर सख्त से सख्त काम करने के लिए अभी यानी तकड़ा है या ताबेदार है। उसने अपनी पहली लाइफ पे सोच नहीं किया था, अब जो है उसे इज्जत की पड़ी हुई है। बाद का रोना यानी पहले का रोना बाद के रोने से बेहतर है। पहले अगर अपने आप को आप पहचान सके तो बाद में नहीं रोओगे। ठीक है जी, बाद का रोना किसी काम का नहीं होता। हाँ, पानी गुजर जाने के बाद बेलची इधर उधर हाँ उठा लेना, उससे पानी नहीं रुकता। ठीक है जी, तो ये यही बात कहना जा रहा है, और ये जो है फिगर ऑफ स्पीच में पर्सनिफिकेशन भी है। ठीक है जी, किस तरह पर्सनिफिकेशन है? मेटाफर भी है और पर्सनिफिकेशन भी है। यानी मेटाफर इस तरह है कि कैनन माउथ, ठीक है जी, और उस लड़की या यंग बॉय के दरमियान डायरेक्ट कंपैरिजन भी है, लेकिन असल में ये पर्सनिफिकेशन है। तोप का मुंह किधर होता है? तोप का मुंह होता है, मुंह होता है, लेकिन वो गोला निकलने वाली जगह उसे कहती है, उसे मुंह नहीं कहा जाता, माउथ नहीं कहा जाता, ये तो आर्गन नेम है। ठीक है जी, जिस तरह वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है जी, तो इसी ह्यूमन बीइंग आर्गन नेम की वजह से हम उसे कह सकते हैं कि वो बेजान चीज़ को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसा कि जानदार है। तो इस चीज़ को फिर हम पर्सनिफिकेशन भी कह सकते हैं। बबल रेपुटेशन यानी टेम्पररी यानी रेपुटेशन को, आर्जीपन को,
जिसकी जो है यानी बाहर की सतह खुशनुमा नज़र आ जाए और अंदर ही कोकला हो, यानी ऐसी शोहरत चाहता हो जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, यानी चंद सेकंड की मुद्दत की बात होगी, फिर जो है उसकी शोहरत खाक में मिली होगी, लेकिन वो उसी असल में मेरी तरफ तवज्जो रखे, जो चीज़ जितनी शॉर्टकट से मिलती है वो उतनी ही शॉर्टकट से वापस भी जाती। ठीक है जी, यानी ये बात जहन में रखिए, जो चीज़ जितनी मेहनत से मिलती है वो उतनी पायदार भी होती है। हाँ क्या जी, क्या मैंने बताया? नहीं, ये सिमिली नहीं, ये जस्ट एक फ्रेज के मानीन है, लेकिन इससे बहुत कुछ आप अखज़ करते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बाहर से खुशनुमा नज़र आती है और अंदर से कुछ नहीं। पहले हम इंसानों को देखें, अंदर से यानी कोई भेड़िया है, कोई जो है सूअर है, ठीक है जी, कोई जो है किस जानवर का रूप है, किस जानवर का रूप, बाहर सारे इंसान हैं। ठीक है जी, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि इक़्तिदार और इख्तियार मिलने से लोग बेनकाब हो जाते। बेनकाब से मुराद उसके चेहरे से असल पर्दा हट जाता है और वो वही रूप दिखा लेता है जो वो अंदर से होता है, जब उसके पास इक़्तिदार आ जाता है और इख्तियार आ जाता है। ठीक है जी, तो इंसान अंदर का दूसरा होता है, हाँ, बाहर वो तो इंसानी रूप अल्लाह ताला ने हमारे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत के तनासब से हमारे चेहरे नहीं बिगड़ते, अगर से हम बहुत कुछ है, हम बहुत ज़्यादा गुनहगार। ठीक है जी, तो ये बबल रेपुटेशन इस चीज़ को कहते हैं जो अंदर से ही और हो और बाहर से सिर्फ खुशनुमा ही दिखाई दे, यानी शॉर्टकट ही उसे अच्छा लगे। एंड देन द जस्टिस, और फिर आखिर में हाँ इंसाफ क्या हो जाता है, इन अ फेयर राउंड बेली विद द गुड कैपन लाइन। फिर यही शख्स जब अपनी शोहरत भी थोड़ी बहुत हासिल करके क्या कर लेता है, यानी उसकी हाँ पेट जो होती है बेली, इसको उर्दू में थोंद कहते हैं, थोंद, यानी किसी का पेट जो निकला हुआ हो उसको तोंद कहा जाता है, तोंद। फिर यही जब थोड़ी बहुत उसे शोहरत मिल जाती है तो उसकी इस तरह गोल उम्दा नुमा तोंद निकल जाता है बाहर की जानिब विद द गुड कैपन लाइंड। जिसी तरह किसी भी चीज़ के ऊपर लाइन लकीरों को कैपन भर दिया जाता है, यानी इसका मतलब ये है जब पेट के अंदर कुछ ना हो तो वो सुखड़ा हुआ नहीं होता, हाँ सुखड़ा हुआ होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता। ये सुखड़े हुए लाइन जो होते हैं ये कैपन लाइन कहलाते हैं, और जब भर जाता है तो उसकी ये लाइन जो है यानी फिल हो जाते हैं। वो वहाँ पर फिर क्या होते हैं, ये लाइन हमें नज़र नहीं आते जब खाना ज़्यादा आप लोग खा लेते। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ शोहरत मिलते ही वो आम चीज़ों को जोड़कर उसकी ग़िज़ाए मुरग़्ग़न ग़िज़ाए रोस्ट वग़ैरह का करके उसकी तोंद भी आखिर बाहर निकल आती है। उसके मानिंद जो बग़ैर जो है कोई दूसरी चीज़ नहीं खाता और बड़ी बड़ी चीज़ों का वो तो शौकीन हो जाता है। समझ आ रही कि नहीं। इन्हीं कानों में भी आला काने, क्योंकि उसे वो पहले इज़्ज़त का मुतलाशी था, अब जो है कानों का मुतलाशी है, फिर स्टेटस का मुतलाशी होगा और आखिर में फिर इस दुनिया से जाएगा भी। तो पोइस लो का ना जस्टिस इंसाफ को कहते हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि यही गरीब शख्स वो कहते हैं जो किसी काम का नहीं था, बाद में वो अच्छे कानों का मुतलाशी होकर उसके यानी पेट में जो पहले छाले पड़ते थे यानी लकीरें पड़ती थी, अब उसके लकीरों की जगह भी गोश्त आ चुका है ज़्यादा कानों खाने की वजह से।
यानी उसकी गुर्बत के जो निशानात थे अब वो मुकम्मल मिट चुके हैं। पापा ये लोग ना, हाँ, ये असल में इसको आयरानिकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो कहना कुछ और चाहता है, बताता कुछ और है। ये भी फिगर ऑफ स्पीच में आता है, लिटरेरी टर्म्स के अंदर आता है कि वो इन्हीं अल्फाज तो इस तरह इस्तेमाल करता है लेकिन एप्लीकेबल पूरी दुनिया पे होता है, क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उस सब की स्टोरी इसी तरह तकरीबन ही होती है। जो पहले अपने आप को नहीं पहचानता, जब फोर्सेस में चला जाते है, उधर चला जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है, तो तब जाके जो है वो फिर दुनिया में अपनी इज्जत के पीछे बहुत कुछ करने के लिए ये जो फ्रॉड का तरीका अपना लेते हैं, हाँ, गलत तरीक़ों पे जाते हैं, यही लोग शॉर्टकट ही ढूंढते हैं इज्जत हासिल करने के लिए। तो असल में यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी मेहनत के बलपोते आप कोई चीज़ हासिल करोगे वो उसकी पायदारी होती है, शॉर्टकट ही हासिल करोगे तो उसकी पायदारी फिर नहीं होती। तो पूछ लो ना, काफ़ी है। हाँ, दावर जाओ। पेज 111 निकाल दें। थर्ड स्टेंजा हम पढ़ेंगे। विद आई सिवियर एंड बेयर अ फॉर्मल कट। ये ऊपर वाले स्टेंजे के साथ मिला के जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी समझ आएंगी। एंड देन दी जस्टिस, और फिर एक यानी पोजीशन पे पहुंचते हुए, जस्टिस मुनसिफ बनते हुए, इंसाफ वाला बनते हुए, एक ज़िम्मेदार जगह पे पहुंचते हुए, इन ए फेयर राउंड बेली विद द गुड कैपन लाइन, और उसकी फिर उम्दा किस्म की तोंद निकल आती है उसी ही सीट पे बैठ के। गुड कैपन लाइन जो उसकी लकीरों को या उसके पेट के लकीरों को क्या कर लेती है, ज़ाहिर कर लेती है। यानी ज़ाहिर से मुराद ये है कि खाना ना हो, रिश्वत ना हो, हाँ, करप्शन ना हो, तो ये फिर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर श्रिंकल्स बन जाते हैं या इसके अंदर जरिया बन जाती है, अगरचे ये किसने बरा होता है, इसको रिश्वत वगैरह की खुराक ने। और इसी दौरान वो क्या करता है, विद द आई सीवियर, उसकी आंखें जो है बड़ी सख्त किस्म की होती है, हाँ, एंड अ बियर्ड, और उसकी दाढ़ी जो होती है ऑफ अ फॉर्मल कट, हाँ, एक फार्मल या मयारी कट करते हुए, बालों को यानी डिज़ाइन वगैरह बनाते हुए अपनी दाढ़ी का, फार्मल कहते हैं स्टैंडर्ड, मयारी। अच्छा, फुल ऑफ वाइज साज, ठीक है जी, साज कहावतों को कहते हैं, ठीक है जी, इन्हीं रोज़मर्रा रिवायात पे मबनी, हाँ, दियानतदारी या उसूलों पे मबनी कहावतें, यानी फुल ऑफ वाइज साज, और ऐसे कहावतें जो दियानतदारी और अक्लमंदी से भरी हुई है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और दौरे जदीद के मिसालों से अपनी गुफ्तगू को क्या कर लेता है, मुनव्वर करता है। यानी बड़े सीट पे बैठ के वो अपने अल्फाज में यानी खुशनुमाई पैदा करने के लिए दौर जदीद की मिसालों को और पुरानी कहावतों को अपना शुआर बना लेता है, ताकि लोग आगे वाले जो है उससे इम्प्रेस हो सके। एंड सो, और पस ही प्लेज स्पॉट, पस वो अपना हिस्सा जो है अदा करता है, प्लेस करता है। सो ही प्लेज ही स्पॉट,
और बस वो अपना हिस्सा जो है वो अदा करता है। द 6th एज शिफ्ट, उसकी जो छठी, द 6th एज शिफ्ट यानी छठी उम्र का जो दौर होता है, शिफ्ट, वो मुंतकिल हो जाता है किसी चीज़ में, इनटू द लीन, झुके हुए, बुढ़ापे की जो निशानी है आगे की जानिब झुक जाना, इनटू द लीन, झुकी हुई हालत में, एंड स्लिपर्ड पेंटलून, स्लिपर्ड कहते हैं स्लीपर पहने हुए, ठीक है जी। और कौन सी स्लिपर्ड पेंटलून? पेंटलून उस पैंट शर्ट वाले शलवार को कहते हैं जो यूथ में वो अपने आबोताब में पहनता था, ठीक है जी। और उस वक्त उसकी जसामत बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बॉडी की साइज़ बहुत बड़ी होती है। और अब जो वो बूढ़ा हो चुका है तो उसके पाँव और उसके जिस्म से वो गोश्त जो है यानी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वो श्रिंक हो जाता है। हाँ, तो वो अपना जो उसने यानी सेफ रखा पेंटलून है या शलवार है, वो किस तरह उसमें लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है जिस तरह किसी खेत के में आप लोग जाएं, हाँ, और किसी डंडी या स्टिक के ऊपर जो उसने जोड़े को लटकाया होता है, बिल्कुल उसी के मानिंद ये दिखाई देता। तो पोस्ट तो कहना पेंटलून यानी ये उस स्लिपरी हुई या उस लूज कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो वो यूज़ करता था इन द यूथ की बचाई हुई चीज़ें रख के जो है उस वक्त उसके ऊपर गोश्त वगैरह होता था, अब जो है नहीं है जी। ये शलवार को कहते हैं, ज़रूरी नहीं है पतलून को कहते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे और भी चीज़ें हैं उसकी यूथ के समझ आ जाए। विद द स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और इसी ओल्ड एज में 6th एज में वो क्या कर लेते हैं, उसकी नोज के ऊपर आपको अमूमन स्पेक्टिकल्स मिलेंगे, चश्मे या आंखों की दीद वाली ऐनक, ठीक है जी, स्पेक्टिकल्स या बीनाई वाली ऐनक, ग्लासेस। और उसके अलावा क्या मिलेगा? एंड पाउच ऑन साइड, और उसके तरफ या एक साइड पे क्या आपको मिलेगा? बटुआ भी मिलेगा, पाउच भी मिलेगा, ठीक है। इज यूथफुल होज, उसकी नौजवानी वाले होज भी आपको मिलेंगे, जुराबे, सॉक्स को कहा जाता है जुराबे और खलास। वेल सेव्ड, अब यहाँ पे उन तमाम ऊपर जितनी भी चीज़ें उन्होंने बयान की है उन तमाम चीज़ों की समझ आप लोग को आ जाएगी। इन तमाम, चाहे जुराबे थे, चाहे स्पेक्टिकल्स थे, चाहे पाउच था, चाहे पेंटलून था, हाँ, ये सारे 6th एज या बुढ़ापे की इस दौर में यानी वो क्या किए होते हैं? इज़ यूथफुल होज, उसकी नौजवानगी के जो जुराब होते हैं, वेल सेव्ड, हाँ, बहुत अच्छी तरह उसने उसकी हिफाजत की हुई होती है और महफूज किए हुए रखे होते हैं। अब ये कितने बन जाते हैं? अ वर्ल्ड टू वाइट, ये बहुत ही वसी बने हुए होते हैं, क्योंकि उस वक्त उसकी साइज़ ऊपर आप लोगों ने बेली पड़ी है कि उसका जो है तोंद वगैरह निकला हुआ था, हाँ, पेट निकला हुआ था। उस वक्त उसके कपड़े और शलवार और यानी सारी चीज़ें जो है यानी बड़ी होती थी। अब इज़ बिग मैनली, अब अ वर्ल्ड टू वाइड, और इतनी वसी थी किसके लिए? फॉर इज श्रंक शेंक, उसकी सुकड़ी हुई श्रंक, श्रंक किस चीज़ को कहते हैं? सुकड़ी हुई, हाँ, श्रिंक को कहते हैं, श्रंक। श्रिंक का दूसरा फॉर्म क्या बन सकता है? श्रंक, ठीक है जी। अब फॉर इज अ श्रंक शेंक, कि उसकी सुकड़ी हुई शेंक के लिए,
शेंक किस चीज़ को कहते हैं? इस पिंडली को कहा जाता है। ये पाँव वाली, ये पाँव की जो यानी हड्डी है, यानी घुटने के नीचे जो हड्डी है, जिसको यानी ज़ूलॉजी या बॉटनी में आप लोग क्या कहते हैं? टिबिया। ये टिबिया के पीछे जो आप लोगों की ताकत का गोला होता है, ठीक है जी, हाँ, जिस पे इंसान चलने के काबिल होता है, इसको जो है क्या कहते हैं? शेंक कहा जाता है। शेंक असल में किसी जानवर के पाँव को काट के जो है लाया जाने वाला जो हिस्सा होता है, उसको भी शेंक कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग शेंक, यानी उसकी इतनी यूथफुल की लंबी और वेल सेव्ड की गई जुराबे जो होते हैं, किसके लिए? उसके अब सुखड़े गए छोटे से और बारीक से शेंक और श्रंग यानी आर्गन के लिए या पाँवों के लिए बहुत ढीले उसमें लगते हैं। और हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो सबसे बड़ी आवाज़ होती है मैनली, आदमियों वाली आवाज़, नौजवानी में जो बड़ी आवाज़ वो रखता है, वो क्या हो जाता है? टर्निंग अगेन, दोबारा जो है मुड़ जाता है टूवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल स्पाइक, बिल्कुल बच्चों के उस कांपते हुए बांसुरियों के मानिंद आवाज़, यानी बहुत बारीक बन जाता है, ठीक है जी। ट्रिबल से मुराद कांपती हुई, लहराता, वाइब्रेशन को कहा जाता है, या इर्तियाश करती हुई। पाइप्स यानी ऐसे बांसुरी, ऐसे बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट जिसकी आवाज़ बहुत बारीक सी निकलती है बच्चों के हाथों, ठीक है जी। तो ये 6 एज में उसने उसकी ज़िंदगी का या बुढ़ापे का एक नक्शा खींचा है कि किसी तरह यानी एक बूढ़ा शख्स अपने आप को यानी इसी तरह इस एज में रखवाता है। एंड विसल इन हिज साउंड, और उसके साउंड में, आवाज़ में वो अभी नौजवानी वाला ज़ोर और दबदबा नहीं रह जाता, बल्कि विसल या सीटी के मानिंद बन जाता है, बारीक सा बन जाता है, ठीक है जी, या सरगोशी के मानिंद बन जाता है, बहुत ही कम आवाज़ निकालता है। ये 6 एज था यहाँ। लास्ट सीन ऑफ ऑल, उसकी ज़िंदगी का जो आखिरी सीन है इन तमाम का, आल का, यानी 7 स्टेज दैट एंड्स, जिसका इख्तिताम होता है दिस स्ट्रेंज, इस अजीब व गरीब इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी इवेंटफुल हिस्ट्री, इसी वाक़ियात से भरपूर तारीख़ का जब इख्तिताम होने वाला होता है 7th एज में, तो क्या हो जाता है? एक दफ़ा पहले वो बच्चा होता है जब दुनिया में आ जाता है, अब दोबारा इस सेकंड चाइल्डिशनेस, वो दोबारा छोटा बच्चा या दोबारा बचपन की उम्र को पहुंच जाता है। ये 7th स्टेज है, ठीक है जी। एंड इस दौरान क्या होता है? एंड मेयर ऑब्लिवियन, मेयर कहते हैं महज, ओनली, सिर्फ, ऑब्लिवियन भूलने की जगह, यानी किस तरह भूलने की जगह? ऑब्लिवियन स्टेज, ये स्टेज इसी वजह से कहलाता है कि इस दौर में कोई शख्स मेल या फीमेल पहुंचकर बाहर जितने भी लोग उसे जानते हैं वो उन लोगों को भूल जाता है, तो उसका माइंड इतना काम नहीं करता, ठीक है जी। यानी बाहर जितने लोगों को वो जानता है वो खुद उनको भूल जाता है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि बाहर वाले लोग भी उसे बुला बैठते हैं, यानी मेयर ऑब्लिवियन स्टेज होता है ये, यानी महज भूलने का ये मकाम होता है, यानी वो भी किसी को याद नहीं रख पा रहे था और लोग भी उसे याद नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि ये दौर अब उसके अंदर एनर्जी न रही कि वो दोस्तों से मिले, लोगों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, आगे उसके साथ क्या क्या चीज़ नहीं होती, इसी वजह से वो लोगों के साथ नहीं मिल सकता, तो लोग भी उसे छोड़ जाते हैं और वो भी लोगों से किनारा कश हो जाते हैं मजबूरी की बिना। कौन सी मजबूरियाँ होती है? सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग।
सेंस कहते हैं फ्रेंच वर्ड है, विदाउट को कहा जाता, ठीक है जी। यानी विदाउट टीथ बन जाता है, खाने के काबिल भी नहीं रहे, टीथ, हाँ, उसके दांत भी विदाउट यानी दांतों के बगैर हो जाते हैं। सेंस आइज, आंखों के बगैर या बीनाई की कुव्वत के बगैर। सेंस टेस्ट